नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इस समय हम हैं पंचायत समिति के सभागार में और आज यहाँ हिंदी दिवस पे काव्य गोष्ठी का आयोजन है साहित्य प्रसिद्ध भद्रा द्वारा। तभी आपको ये कार्यक्रम दिखाएंगे, तो देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, आपको ले चलता हूँ काव्य गोष्ठी में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और काव्य गोष्ठी पे जो है साहित्यकारों द्वारा, गीतकारों द्वारा अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको आनंद आएगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। पर कोशिश में सरकारी रख, कुछ मीठी कुछ खारी रख, दिल में सबसे यारी रख। जाने कब हो जाए अकेला, जाने कब हो जाए अकेला। यादों की अलमारी रख, कुछ मीठी कुछ खारी रख, दिल में सबसे यारी रख। ठहरा सड़ता पानी ज्ञानी, ठहरा सड़ता पानी ज्ञानी। सफर की तू तैयारी रख, कुछ मीठी कुछ खारी रख, दिल में सबसे यारी। एक गजल और है छोटी सी, जिसका हृदय काफी है। तुकबंदी अंत में है। वो क्यों करते हैं हम, साथ देना मेरा, क्यों करते हैं हम छोटी छोटी बातें, क्यों करते हैं हम छोटी छोटी बातें, क्यों करते हैं हम ऊंची वारदातें, क्यों करते हैं हम। जब सलीका ही नहीं है बोलने का, तो लंबी चौड़ी मुलाकातें क्यों करते हैं हम। छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं हम, ऊंची वारदातें क्यों करते हैं हम। जब सलीका ही नहीं है बोलने का, तो लंबी चौड़ी मुलाकातें क्यों करते हैं हम। न उसका फोन आता है न वो खुद आते हैं, न उनका फोन आता है न वो खुद आते हैं। उनके ख्यालों में काली रातें क्यों करते हैं। न उनका फोन आता है न वो खुद आते हैं। उनके ख्यालों में काली रातें क्यों करते हैं हम। किसने देखा है इश्क में नफा नुकसान, किसने देखा है इश्क में नफा नुकसान। फिर इसके बही खाते क्यों करते हैं हम। किसने देखा है इसमें नफा नुकसान, फिर इसके बही खाते क्यों करते हैं हम। और उसके आशीर्वाद सामग्री सिर पे, तेरा भी है मेरा भी है हिंदुस्तान, तेरा भी है मेरा भी है हिंदुस्तान। फिर ये धर्म जात बांधे क्यों करते हैं हम। तेरा भी है मेरा भी है हिंदुस्तान, फिर धर्म जात बांधे क्यों करते हैं हम। क्या हारना क्या जीतना अपनों से, क्या हारना क्या जीतना अपनों से। फिर ये भीतर खाते क्यों करते हैं हम। क्या हारना क्या जीतना अपनों से, फिर ये भीतर खाते क्यों करते हैं हम। इश्क महज दिलों का मसला है, इश्क महज दिलों का मसला है। फिर ये निकाह बनाते क्यों करते हैं। धन्यवाद। सुबह का भूला शाम का भूला तो लौट कर आया, सुबह का भूला शाम का भूला तो लौट कर आया। जो घर से ही नहीं निकला वो कहाँ से लौट कर आया। सुबह का भूला शाम का भूला तो लौट कर आया, लेकिन जो घर से ही नहीं निकला वो कहाँ से लौट कर आया। तूने मुझे दौलत से आजमाया, कभी शोहरत से आजमाया। तूने मुझे कभी दौलत से आजमाया, कभी शोहरत से आजमाया। क्यों नहीं मुझे अच्छे आशिक की तरह आजमाया। प्रभाव न मिला एक बार। लाख बेहतर होगा तुम्हारा नया महबूब मुझसे, लाख बेहतर होगा तुम्हारा नया महबूब मुझसे। महंगा पड़ेगा अगर मोहब्बत में मुझसे आजमाया। सुनो सुनो ये दिल जख्मी जरूर है मगर बेवफा नहीं। सुनो ये दिल जख्मी जरूर है मगर बेवफा नहीं। वो दिल ही क्या जो कभी इधर आया कभी उधर आया। वो दिल ही क्या जो कभी इधर आया कभी उधर आया। न दिल्ली से आया न जयपुर से लौट के आया, न दिल्ली से आया न जयपुर से लौट के आया। वो चुनावी मेंढक फिर न खुदकने आया। न दिल्ली से आया न जयपुर से आया, वो चुनावी मेंढक फिर न खुदकने आया। पेट काटकर पसीना सींचकर बाप ने बेटी को पढ़ाया, पेट काटकर पसीना सींचकर बाप ने बेटी को पढ़ाया। ऐसा अफसर बना कि फिर गांव लौट कर नहीं आया।
क्या बात है। ऐसा अवसर भगवान से गाँव जोड़कर नहीं आए। थोड़ा सा 2 मिनट बताऊंगा मैं आपको प्लीज, अगर टाइम है तो अनुमति। हमारे बीच में माता शक्ति के रूप में बहन बैठी है, एक तो 2-3 बहनें बैठी है। हम उनका विशेष आभार करते हैं कि वो हमारे बीच मौजूद हैं और हमारी पूर्ति की उनके लिए मैं स्त्री में थोड़ी कविताएं हैं स्त्री पर, सुनना आप थोड़ा सा। कविता है, स्त्रियां प्यार करना जानती है और उससे भी वे ज्यादा जानती है विश्वास करना। स्त्रियां प्यार करना जानती है और उससे भी ज्यादा जानती है विश्वास करना, लेकिन विश्वास टूटने के बाद वे कुछ भी नहीं जानती, न प्यार करना न विश्वास करना। हवा, पानी, खून, विटामिन, प्रोटीन वगैरह वगैरह, इन सब के बिना जरूर नहीं आदमी मर जाए, मगर उसमें से स्त्री को निकाल दो, पेट्रोल मर जाएगी। अंतिम मेरी कविता है, हंसो 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 हंसो, दुनिया की तमाम स्त्रियों एक साथ एक स्वर में हंसो। दुनिया की तमाम स्त्रियां जब एक साथ में हंस पड़ेगी तो दुनिया की तमाम उदासी गायब हो जाएगी। सभी का धन्यवाद। ये थे अशोक जी शर्मा। हिंदी अगर हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी है, तो माँ और मौसी में कोई भेद नहीं होता है। तो हिंदी में तो वैसे ही आगमनात्मक अन्य सभी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हिंदी शब्द भंडार में सम्मिलित कर दिया गया है। तो रचना मिक्स भाषा में थी, बहुत अच्छा। जल में और गंगाजल में जितना फर्क है, यात्री में और तीर्थयात्री में जितना फर्क होता है, फल में और श्रीफल में जितना फर्क होता है, उतना ही अन्य भाषा में और हिंदी में फर्क है। तो समृद्ध व्याकरण वाली, देवनागरी जैसी लिपि वाली और समृद्ध विपुल साहित्य वाली भाषा हिंदी के आगामी साहित्यकार के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश बैरवाल को, जिनको हाल ही में भूगोल विषय के ऊपर पीएचडी की उपाधि मिली है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आपको पीएचडी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। नहरी क्षेत्र के अंदर, सिंचित क्षेत्र के अंदर, असिंचित क्षेत्र के अंदर लोगों की जीवन शैली के अंदर, उनकी कृषि के अंदर, उनके पशुपालन के अंदर क्या क्या विविधताएं हैं, इस विषय के ऊपर आपने पीएचडी किए। गर्व है मुझे साथी के ऊपर कि मैंने 5 साल एक साथ एक स्कूल में काम किया है इनके साथ। आप वर्तमान में रासलाना के अंदर व्याख्याता भूगोल पद के ऊपर कार्यरत है और शिक्षा को यहाँ तक ही नहीं, स्कूली शिक्षा को विद्यालय से महाविद्यालय युग में लेकर के गए। हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, विद्वान साथी, जैसा शिवराज जी ने बताया कि मैं हिंदी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, फिर भी तुकबंदी कर लेता हूँ। भूगोल का एक विद्यार्थी हूँ, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं जोड़ता हूँ अपने आप को सीधा। भूगोल की बात की है तो मैं बात करता हूँ भूगोल की। मैं साथ रहे, साथ में पढ़ाया एक ऐसी युवा युवती की इसका यौवन प्रमाण पर है और वो अपने प्रेमी के प्रीतम से मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सब बाधाएं पार कर सकती है। जोड़िए अपने आप को, जानती है वो, मिलते ही वो, जानती है वो, मिलते ही वो, मिट जाएगा वजूद उसका, फिर भी मोहब्बत तो देखो, सफर पथरीला मिलन का अंजाम भी पता है, मिलने का अंजाम भी पता है। मंजिल तो अब सिर्फ उसका हो जाना, फिर क्यों इन उफनती लहरों से घबराना, नाम है सरिता, काम है दरिया हो जाना। नदी किस प्रकार पहाड़ों से निकलती है और महासागरों में चली जाती है, मैंने इसको जोड़ा है अपने जीवन से। आगे मैं आपको एक हिंदी की कविता में ले जाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, शाम का वक्त है, इसी वक्त का गोधूली मेला का वक्त है। शाम को घर चौक में खड़े हैं, धूल भरी बैल और ऊंट आ रहे हैं, उसका दृश्य है। थोड़ा सा स्मरण कीजिए अपने आप को। मैं चौक में खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि एक छोटा दरवाजा है, उसके अंदर साड़ी में
फटी साड़ी में अपने आप के तन और मन को ढकेलने का इसका प्रयास करती होती है, उसको देखकर हूँ तो बाहर एक सांवले से रंग की एक नई लड़की शायद वो दहली पार करना चाह रही है, पता नहीं उसको कौन सी बाधाएं उसको रोक रही है। वहाँ का दृश्य है, मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई, मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई आ रहा है ठोकरे खा खा कर, आ रहा है ठोकरे खा खा कर, गिर गिर कर संभलने की कोशिश कर रहा है कोई। मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई आ रहा है ठोकरे खा खा कर, गिर गिर संभलने की कोशिश कर रहा है कोई। पाँव में जूते नहीं, पाँव में जूते नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, पाँव में जूते नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, फिर भी चलता है सीना तान के, शायद मन में शर्म नहीं। मैं देखता हूँ गांव के उस पार कोई आ रहा है ठोकरे खा खा कर, गिर गिर कर संभलने की कोशिश कर रहा है कोई। आज की वर्तमान हालात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, ना रोटी की ना बेटे की, शुद्ध नहीं ना रोटी की ना बेटे की, ना शुद्ध है उसे अपनी लंगोटी की, ना शुद्ध है उसे अपनी लंगोटी की। मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई। कदम थम जाते हैं, कदम थम जाते हैं जब देखता है अपना घर, कदम थम जाते हैं जब देखता है अपना घर, क्योंकि मन में है एक अजीब डर। मैंने पहले घर का दृश्य बताया था, मन में है एक अजीब डर, कदम थम जाते हैं जब देखता है अपना घर, क्योंकि मन में है एक अजीब डर। मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार को। रास्ते में मिलता है उसका बेटा, रास्ते में मिलता है उसका बेटा, जो शायद खुद ढूंढ रहा है ठेका। रास्ते में मिलता है उसका बेटा, जो शायद खुद ढूंढ रहा है ठेका। हर कोई पसंद करता है उसके बेटे से, हर कोई पसंद करता है उसके बेटे से। समझाओ अपने बाप को, पर वो क्या समझाए तो समझ न सके अपने आप को, पर वो क्या समझाए तो समझ न सके अपने आप को। देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई आ रहा है ठोकरे खा खा कर, गिर गिर कर संभलने की कोशिश कर रहा है कोई, पर वो क्या समझाए अपने आप को जो समझ न सके अपने आप को। दोस्तों ये न कोई कहानी है न कोई फिल्म कहानी, दोस्तों ये न कोई कविता है न कोई फिल्म कहानी, दोस्तों ये न कोई कविता है न कोई फिल्म कहानी। समय रहते संभलो वरना अपने घर घर की कहानी, वरना अपने घर घर की कहानी। मैं देख रहा हूँ गांव के उस पार कोई, देख रहा हूँ गांव के उस पार को। मैं थोड़ा सा व्यंग्य करने पसंद करता हूँ, तो मैं कुछ दो लाइनें और भी समय काफी बड़ी लिखना जरूर नहीं है, छोटी लिख सकते हो। वर्तमान युग है। मेरे साथी ने कहा कि एक दिन मैंने साथी को फोन कर दिया, कोई प्रोग्राम था, मैंने को बच्चा बधाई हो कि राम राम के लिए। उसने कहा इतना आजकल बैकवर्ड हो, फोन के लिए कहते हो कि राम राम करते हो। उसका व्यंग्य था, मुझे अच्छा लगा कि आप इतने बैकवर्ड, आप फोन करके कहते मैसेज कर देते। तो कुछ तो इतने बैकवर्ड है कि आंगन मां धुलकते हैं, कुछ इतने बैकवर्ड है कि आंगन मां धुलकते हैं। उसी में लिखा था कि आज फिर एक गलती हो गई, आज फिर एक गलती हो गई, समाज में इज्जत कम हो गई। आज फिर एक गलती हो गई, समाज में इज्जत कम हो गई। दान किया पर सेल्फी की भूल हो गई, दान किया पर सेल्फी की भूल हो गई। फिर क्या था, सरेआम थुथु हो गई, फिर क्या था, सरेआम थुथु हो गई। ऐसी गलती हो जाती है, हम दान करते हैं और सेल्फी नहीं लेते और सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करते। एक बार मैंने किसी ने फोन किया कि बधाई हो तेरे शहर का पानी उतर गया, बारिश का मौसम, बधाई हो तेरे शहर का पानी उतर गया। तो क्या जवाब देता, बधाई हो तेरे शहर का पानी उतर गया। मैंने कहा धन्यवाद। लिखा था डूबा था पहले से शहर मेरा, डूबा था पहले से ही शहर मेरा, डूबा था पहले से ही शहर मेरा, तो बदनाम बारिश हो गई, तो बदनाम बारिश हो गई। अंतिम में कविता लिखना चाहूंगा आपके सामने। अप्रैल ईस्टर की बात कर रहे थे, हो सकता है कि हम बातें छुपा लें, लेकिन इस स्तर को होता है, वही हम बात कर पाता हूं मैं। एक रोज मिले थे हम, एक रोज मिले थे हम, ना ढंग से देखा ना बात हुई। एक रोज मिले थे हम, ना ढंग से देखा ना बात हुई। मैं तो चुप था पर तुम क्यों खामोश हुई, मैं तो चुप था पर तुम क्यों खामोश हुई। नजर रुकी थी, नजर रुकी थी, बस मन ही मन बात हुई, हाँ मन ही मन बात हुई। मैंने तुमको पाना चाहा, तुम भी मुझ पर थी कुर्बान हुई। मैंने तुमको पाना चाहा, फिर तुम भी मुझ पर कुर्बान हुई। मैं अपनी बात कह न पाया, मैं अपनी बात कह न पाया, पर तुम क्यों बेजुबान हुई, पर तुम क्यों बेजुबान हुई। तड़फा था दिल फिर जाकर ये बात हुई, तड़फा था दिल, धड़का था दिल, फिर जाकर के ये बात हुई। मैंने तुमको पाना चाहा, फिर जाकर जान हुई। तुम जाकर मुझ पर गरीब पर, फिर जाकर मुझ गरीब पर मेहरबान हुई, फिर जाकर मुझ गरीब पर मेहरबान हुई। एक कली
तुम मुझ पर मेहरबान हुई, हे कली तुम मुझ पर मेहरबान हुई। चाहता हूँ तुझको अब ये बात आम हुई, चाहता हूँ तुझको अब ये बात आम हुई। मरते हैं एक दूसरे पर, मैं तेरा तू मेरी अब ये पहचान हुई, मैं तेरा तू मेरा ये पहचान। धन्यवाद सर। श्रीमान महावीर जी सबलानिया रिटायर्ड प्रिंसिपल का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में श्री मंगलाराम जी सबलानिया रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। और श्रीमान डॉक्टर पवन जी शर्मा वैद्य जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर हेमंत जी पशु चिकित्सक कार्यक्रम को संबलन प्रदान करने के लिए पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन है। और श्रीमान पवन जी भांगू गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान से आपका विशेष सहयोग कार्यक्रम के लिए रहा है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मनोज जी मलिक जो कि खास शिक्षण संस्थान से हैं, आपका भी विशेष सहयोग रहा है, तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आगामी कड़ी के रूप में, आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ललित किशोर लाडला सादर आमंत्रित है। धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव का। सबसे पहले नाम में थोड़ी सी मिस्टेक, ललित कौशिक लाडला। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ 2 लाइनों से कि जब कोई अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे तबादला कहते हैं। जब कोई अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे तबादला कहते हैं। और ये बंदा जो आपकी खिदमत में हाजिर है, इसे प्यार से सभी ललित कौशिक लाडला कहते हैं, प्यार से सभी ललित कौशिक लाडला कहते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे गुरुदेव और जितने भी श्रोता आज यहाँ पहुँचे हैं, उन सब का हिंदी दिवस के ऊपर आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपके सामने मैं कुछ प्रस्तुतियाँ रखने वाला हूँ, वो बात तो यही है कि उनके मुँह में जीरा, इतने बड़े बड़े विशिष्ट विद्वान मेरे सामने बैठे हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं 100 से ज़्यादा मंचों पर बोला हूँ, प्रोग्राम किए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सांस्कृतिक, लेकिन आज पहली बार अपनी भाषा में पिंडी बुझने लग रही है। मतलब बात ये है कि मतलब पहली बार मुझे ऐसा अवसर मिला जिनसे मैं बचपन में पढ़ा, जब मैं पहली दूसरी में पढ़ा, वो गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं। तो मतलब मेरा आज एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव आज है। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी देर मैं माइक पे बिताऊं आप बोर ना हो। गुरुदेव ने बोला कि थोड़ा सा रंग जमा दे, तो सबसे पहले तो मैं सुविख्यात कवि कुमार जी विश्वास की 4 लाइनों के साथ शुरुआत करूंगा, फिर उन 4 लाइनों को कैसे पिरोया वो भी आपको बताऊंगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। अब हालात वर्तमान में या पिछले 5-10 सालों से देखें तो युवा पीढ़ी जितनी भी है, लगभग आप तो गुरुजन बैठे हो, गवर्नमेंट सर्विस वाले बैठे हो, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, उनके जो सपने होते हैं या जो उनके ख्वाब होते हैं, उनको मतलब ये मान लो कि उनको पिछाड़ने में किसी का हाथ है, वो या होती है सरकार। मानती हूँ इस बात को, कभी कोई भर्ती आई, कभी रद्द कर दी, कभी पेपर लीक हो गया, या फिर करती है कोई नार। तो इन 4 लाइनों को मैंने कुमार जी विश्वास की पंक्तियों को कैसे गाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न कोई तोप करती है, न ही तलवार करती है, नहीं कोई तोप करती है, न ही तलवार करती है, मिले जब भी कोई मौका तो ये हर बार करती है। जवान लड़कों के सपनों का कत्ल बस 2 के ही जिम्मे है, जवान लड़कों के सपनों का कत्ल बस 2 के ही जिम्मे है। या सरकार करती है या फिर कोई नार करती है, या सरकार
करती है या फिर कोई नार करती है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको हंसने हंसाने की कोशिश करता हूँ, हास्य की तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखो दृश्य क्या है, सबका देखा हुआ दृश्य है, फेरों का मंडप सजा हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं देखा भी, हो सकते हैं 2-4 बच्चे बैठे हैं पीछे। फेरों का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा दुल्हन सामने बैठा है, इधर पंडित जी होते हैं, फेरे करने वाले वो बैठे हैं, और जितने भी सगे संबंधी हैं, पूरा मतलब माहौल है और मंत्र वगैरह चल रहे हैं। तो अब उस दिन होता है, दूल्हे को जल्दी बहुत होती है कि जल्दी से शादी करवा दे, काम निपटे, थकान होती है बेचारे को काम धंधे की, अब जल्दी से यहाँ से निपटे, घर पे जाए, थोड़ा आराम भी करे। तो दूल्हा क्या होता है, उस दिन बहुत ज्यादा उतावड़ा होता है कि दूल्हा बड़ा चाव में था, कि दूल्हा बड़ा चाव में था, खूब ही लगाव में था, कि दूल्हा बड़ा चाव में था, खूब ही लगाव में था। बोला पंडित जी अब दक्षिणा बताइए। अब पंडित जी होते हैं, अभी वो बड़े तेज आदमी होते हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। अब पंडित जी बैठे हैं, वो भी सोचे कि आज के दिन है ना, मतलब मैं कुछ इससे ऐसी दक्षिणा मांगू, मेरे को देगा ही देगा। उसने आइडिया लगाया कि अगर आज मैं इसको बोल दूं, कोई ना कोई टिकट लगाया, 2000 के नोट चलते थे उस समय की बात है कि मैं 2-2000 के 5-6 नोट ले जाऊंगा। उसने थोड़ा सा टिकट लगाया कि मैं किस तरीके से इससे दक्षिणा मांगू। उसने सोचा कि आज के दिन इसको इसकी बीवी ना खूबसूरत लगेगी, बाकी वो चची ताड़का का रूप हो जाए, लेकिन आज के दिन इसको सुंदर लगेगी, तो उसके हिसाब से उसने दक्षिणा मांगनी चाहिए। कि दूल्हा बड़ा चाव में था, खूब ही लगाव में था। बोला पंडित जी अब दक्षिणा बताइए। बिना मोल भाव पंडित जी ने खेला गाओ, बिना मोल भाव पंडित जी ने खेला गाओ। बेटा पत्नी के चेहरे के हिसाब से दे जाइए, पत्नी के चेहरे के हिसाब से दे जाइए। अब पंडित जी ने अपना तीर चला दिया, आज तो सुंदर लगेगी, कम से कम 2-2 जाके 4-5 नोट पर दे जाएंगे। तो अब दूल्हा भी बेचारा ऐसे झटके से कैसे सूरत देख ले, कैसे मुंह देख ले। अपने हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि आज भी पर्दे के अंदर फेरे दिए जाते हैं। अब वो इधर मतलब बराती भी है, सगे संबंधी है, खुद के पिताजी हैं, सास ससुर है, तो ऐसे मतलब घूमटा कैसे हटाए, ऐसे कैसे देखे। थोड़ा बहुत शर्माया बेचारा कि थोड़ा सा लजाया फिर घूंघटा हटाया, थोड़ा सा लजाया फिर घूंघटा हटाया। नोट 10 का थमाया, बोला इसे अपनाइए। पंडित जी ने देखा ये उल्टी कर दी, जहाँ 2-2 के नोट की उम्मीद थी, भाई 10 का नोट आ रहा है, अब क्या करें। तो पंडित जी थे भाई कि थोड़ा सा लजाया फिर घूंघटा हटाया, नोट 10 का थमाया, बोला इसे अपनाइए। चेहरा पंडित जी ने देखा फिर तीर ऐसा फेंका, चेहरा पंडित जी ने देखा फिर तीर ऐसा फेंका। बेटा 5 के ही लायक है, बाकी लेते जाइए, 5 के ही लायक है, बाकी लेते जाइए। लेकिन 3 आदमी, इंग्लैंड का, अमेरिका का और भारत का, आपस में जिद करने लगे कि किसका देश बढ़िया है, तरक दो। तो सबसे पहले इंग्लैंड वाला आया कि बोला अंग्रेज वहां बिल्ली बड़ी तेज, देखो घूमती मिलेगी तुम लोगों को कतार में। अब इंग्लैंड वाला अंग्रेज आके बता रहा है, अपने देश की बड़ाई मार रहा है कि बोला अंग्रेज वहां बिल्ली बड़ी तेज, देखो घूमती मिलेगी तुम लोगों को कतार में। अमेरिकन आया और तीर ये चलाया, देखो कुत्ते घूमते हैं वहां आलीशान कार में। अब बारी आई अपने हिंदुस्तान वाले की, कुछ अलग होना ही था। आई याद नानी जब बोला हिंदुस्तानी जानी, आई याद नानी जब बोला हिंदुस्तानी जानी। क्यों मारते हो सेठी तुम यूं ही बेकार में, और भारत में जाओ, और भारत में जाओ, कुत्ते बिल्ली भूल जाओ, वहाँ गधे भी मिलेंगे आजकल सरकार में, वहाँ गधे भी मिलेंगे आजकल सरकार में। तो आगे मैं 4 लाइन नोट सुनाऊंगा, बाकी बहुत बड़े बड़े आज वक्ता विद्वान बैठे हैं, उनके सामने वही बात है, छोटा हो बड़ी बात, उनसे सीखा हो, उनके सामने बच कर बोलना। बस मेरे लिए आज यही मतलब मेरा पूरा हो गया आज बोलने का। मैं इतने साल मंचों पे बोला, आज मुझे मतलब हक है कि आज में पवन जी गुरु जी भी बैठे उनके सामने बोला। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपना वक्त आपसे लूंगा, बाकी आप उसके बाद वक्ताओं को सुनेंगे। तो 2 लाइनें कि ऐ बादलों इतना मत बरसो कि वो आ ना सके, ऐ बादलों इतना मत बरसो कि वो आ ना सके, और उनके आने के बाद इतना बरसो कि वो वापस जा ना सके, कि वो वापस जा ना सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आगामी रचनाकार को प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए हिंदी से पंजाबी कैसे निकली है
जिन हिंदी की प्रथम लाइनों में 5 वर्ण है, उनके चौथे से जो शब्द उच्चारित होते हैं, अगर उसको पहले से उच्चारित कर दो तो पंजाबी बन जाती है। जिस प्रकार के है चौथे नंबर पे है, उसी को उसी के लाइन के पहले वर्ण यानी कैसे बोलते हो, घर को बोलिए कार, पंजाबी हो जाएगी। दूसरी लाइन में आ जाइए जय चौथे नंबर पे है, उसी को उसके पहले वर्ण जय में बदल दो, झंडा को बोलिए चंडा और झाड़ू को बोलिए झाड़ू, फिर पंजाबी हो जाएगी। ये क्रम आगे भी चलता रहता है। ढे चौथे नंबर पे है, उसके पहले यानी टे में बोलिए ढक्कन को बोलिए टक्कन, फिर पंजाबी बन जाएगी। और आगे लाइन में फिर चलते हैं है जो होता है चौथा है, तो उसको उसी के पहले ते में बदल दो, धन को बोलिए तन धनुष को बोलिए धनुष। और आगे और क्रम चलता है, 5वीं लाइन में जाते हैं पे जो है चौथे नंबर पे है, और उसको उसी लाइन के पहले यानी पे में बोलेंगे। भगत सिंह को बोलिए भगत सिंह, और भाई को बोलिए भाई, और भाभी को बोलिए भाभी। तो इस प्रकार से पंजाबी बन जाएगी। तो ये तो थी पंजाबी की बात, लेकिन मैंने ये बात आपको इसलिए बताई थी कि मैं आगामी रचनाकार के रूप में विद्यालय प्रबंधन के प्रथम पुरुष श्रीमान हरि सिंह जी बिश्नोई को बुला रहा हूँ। और जब नाम के पीछे बिश्नोई लगता है, तो अगर ये कहीं है वो से बोले तो उसको आप है समझ लेना, है बोले तो से समझ लेना। इस प्रकार से ये मेरी हिंदी की विशेषता है। आइए सर हरि सिंह, आप गमछे से ही पधारे हैं, तो आप गमछे के ऊपर रचना प्रस्तुत करें। शुक्रिया शिवराज जी। पहले तो साहित्य परिषद भादरा को बहुत बहुत शुक्रगुजार अभिनंदन करूँ। कहते हैं तरीके हो थे जोत जलाता रहे हो। दूसरों थाने ए बात के लिए भी धन्यवाद करूँ कि स्टैंड लेक्चर स्टैंड इसो ले हो कि इले पासे पिंडी को दिखनारी भी गुजरनारी है, कहने लिए धन्यवाद। तो सम्मानित मंच इन्होंने पंजाबी का कहा है, मैं एक कविता है मेरी, अब ऑल इन वन जिनको बोलते हैं, तो उसी तरह से मैं गमछा लेके आया हूँ। और उस गमछे पर इसमें क्या क्या गुण है वो आपको मैं सुनाऊंगा। सूर्य को वैसे तो दीपक दिखाना है क्योंकि इतने विद्वान बैठे हैं, पर फिर लेक्चर टेंड है वहाँ नाम रखी है, मेरे पीछे एक गति और ना रही है वहाँ दिखूंगा। तो मेरी रचना है गमछा, राजस्थानी रचना है। इन्होंने पंजाबी का बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कह के मार्फत। तो गमछे में घना गुण भेदू न जाने कौन, गमछे में घना गुण भेदू न जाने कौन, गमछो गुणारी खान मोड़ी पड़ी माने जान, गमछो गुणारी खान मोड़ी पड़ी माने जान। थोड़ा हीरा लगे दाम काटे मोटा मोटा काम, थोड़ा हीरा दिगर लगे दाम काट मोटा मोटा काटे काम। दाढ़ी में लपेट लेवा ढील रे लपेट लेवा, सी लागे ओढ़ लेवा गमछो बिछाए लेवा, गमछे में जीम लेवा गमछे में सब्जी लेवा, गमछे ही करा डोर, गमछे सु बांधा चोर, गमछे में घना गुण भेदू भी ना जाने तू। तो वो गमछो एक देखने में एक ही चीज है, परंतु गुण बहुत है। तो ये सारा गुण मैं थाने गमछे का बताना आ रही हूँ। बेलो कागजियों की ने उड़न आ रहे पक्को साथ को देना रहे। तो एक और के गुण देखियो, सियाड़े में ठहरे कान जद हुए थारो मान, सियाड़े में पाड़ो लगे जद भी वो मान हुआ पा, सियाड़े में ठहरे कान जद हुए थारो मान, तावड़े में तपे घोड़ माथे ऊपर लेवा ओढ़, चौमासे में खावे माचर तान लेवा थारी चादर, सेफर शुभ रीजे मोच जद होए थारी पूछ, गमछे में घणो गुण भेदू भी न जाने कौन, गमछे में घणो गुण भेदू भी न जाने कौन। गमछे में काई खोट अंतर पटरी लागे ओट, गमछे में काई खोट अंतर पटरी लागे ओट, गठ जोड़े में आवे काम लारे सीता आगे राम, रामो श्यामो राधे श्याम सभी राठौर गमछो राम, झाड़ू निकाले काम पानी में पिलावे जान, गमछे में घणो गुण भेदू भी ना जाने कौन, गमछे में घणो गुण भेदू भी ना जाने कौन। बस याद ही गुण बोल गए। आगे गमछो धोती रो जायो, गमछो लुंगी रो भायो, गमछो धोती रो जायो, गमछो लुंगी रो भायो, रुमाली है एरी भेण मोड़ी मने पड़ी देन, गमछो सा फेरो अंश गमछे रजू, गमछे रो चाले अंश,
गम छो जुगास्यो आयो गम छो सारे ने खायो गम छे में घणा गोणे भेदू भी ना जाने कोने गम छे में घणा गोणे भेदू भी ना जाने कोने जिग में करे जो काम बामणरा अटके जिग में करे जो काम बामणरा अटके काम आदर्शों देवे जज मान पूर्ण होए सारा काम बाकी सबने छोड़ो आस गम छे ने राखो पास गम छे सो होए मान गम छो बधावे शान गम छे ने घणा कोने भेदू भी ना जाने कोन। अंतिम पंक्तियां हैं कवि कवि पुरखारा में नौखा मांडी जेड़ो गम छेरा वे कहिया कथिया कोन सारा भाई लेओ सुने जद आवे पूरी बांस जद आवे पूरी बांस गम छे ने राखो पास मोटा छोटा सारा काम गम छो सारे तमाम गम छे ने घणा कोने भेदू भी ना जाने कोने गम छे ने घणा कोने भेदू भी ना जाने कोने। धन्यवाद आपने सुना और समय दिया मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कार्यक्रम में आगामी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान पवन प्रकाश जी शर्मा, साहित्य परिषद भादरा के अध्यक्ष है। योग है भादरा में साहित्य की ज्योत जला रहे हैं, सब सादर आमंत्रित है। हिंदी साहित्य के व्याख्याता हैं तो हिंदी के ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे श्रीमान पवन प्रकाश जी शर्मा। सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, बिना कुछ भूमिका के ही मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ श्रोता के रूप में उपस्थित हुए। एक किसी बड़े शायर ने कहा भी है कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर के किसी गैर के हाथों से न लूं और एक कतार भी समंदर है अगर तुम दे दे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए ये मेरे लिए एक समंदर के समान है। चार पंक्तियों से अपनी रचना की शुरुआत करूंगा और मैं ये मानता हूं कि सही रचना वही है जो आनंद भी दे, तो चेतना भी जगाए, जो हमें प्रसन्नता भी दे, हमारे मन को उल्लास से भर दे। वरिष्ठ साहित्यकार पवन जी हमारे बीच बैठे हुए हैं और मैं पवन जी से शमशान भूमि में जब मिलता हूँ, कई बार जाकर मिलता हूँ, आज तक शमशान भूमि में ही ज्यादातर समय बिताते हैं ये। और मैंने पूछ लिया गुरु जी यहाँ समय क्यों बिताते हो, तो गुरु जी ने बड़ी सरलता से कहा कि पहले तो सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, अब रिटायर हो गया। घर पे तो कवि की पहले ही सुनी जाती, स्कूल में किसी प्रकार से सुना दिया करता था, और शमशान घाट में आने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, इसलिए याद रखता हूँ। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना मेरा कि आप दीर्घायु शमशान घाट में किस प्रकार से होंगे। तो जब वहां मैं श्रोताओं को रचनाएं सुनाता हूँ, वो मेरी रचनाएं चुपचाप सुनते रहते हैं। शमशान घाट में मेरी रचनाएं चुपचाप सुनते रहते हैं लेटे हुए, परंतु वो ये भी कामना करते हैं परमानेंट यहाँ पर न आ जाए। तो इसलिए पवन जी ने अपना राम बताया, मैं भी यही चाहता हूँ कि इसी प्रकार से श्रोता मिलते रहें। पवन जी तो एक बड़े दरिया के समान है, परंतु जहाँ छोटे मोटे झरने भी हैं, झरनों से पानी का आनंद तो मिल सकता है, पर आप गहरा उनमें डूबना चाहें, गोता लगाना चाहें तो वो नहीं प्राप्त हो सकता। उसी संदर्भ में एक पंक्ति है कि जहाँ उद्गम हो नदियों का वहाँ गोता नहीं मिलता, जहाँ उद्गम हो नदियों का वहाँ गोता नहीं मिलता, गुरुवर हो मगर हंसमुख शिष्य रोता नहीं मिलता, गुरुवर हो मगर हंसमुख शिष्य रोता नहीं मिलता। बड़ी मेहनत से कवि कविता के छंदों को सजाता है, बड़ी मेहनत से कवि कविता के छंदों को सजाता है, अजब मुश्किल है उसको कोई भी श्रोता नहीं मिलता, अजब मुश्किल है उसको कोई भी श्रोता नहीं मिलता। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, इतने श्रोता मिले हैं और यहाँ जितने भी वक्ता हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं। मैं यदि आपके चेहरे पर मुस्कान दे सकूं किसी कारण से, तो मैं अपना काव्य पाठ बिल्कुल सफल मानूंगा। और मैं ये कहता हूँ कि मुस्कान में वो ताकत है जो व्यक्ति को निराशाओं से और दुखों से निकाल करती है। चार पंक्तियों में इसी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। दुखों की जिंदगी में जब भी कोई आहट होती है, दुखों की जिंदगी में जब भी कोई आहट होती है, मेरा दिल बैठ जाता है बड़ी घबराहट होती है, मेरा दिल बैठ जाता है बड़ी घबराहट होती है। मुसीबत के समंदर में गमों की लहरें उठती है, मुसीबत के समंदर में गमों की लहरें उठती है,
जो नौका पार करती है वो मुस्कुराहट होती है, जो नौका पार करती है वो मुस्कुराहट होती है। ये जो मंच है वहाँ प्रयास हम ऐसा ही कर रहे हैं कि अधिकांश कवि अपनी मौलिक रचनाएं प्रस्तुत करें। मैं कवि के बारे में 2 पंक्तियां कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। कवि की क्या विशेषता है? कवि इस प्रकार से वातावरण को परिवर्तित कर देता है। बनाता फूल कलियों को ये रवि का जादू होता है, बनाता फूल कलियों को ये रवि का जादू होता है। करवटें रात में बदले तो छवि का जादू होता है, करवटें रात में बदले तो छवि का जादू होता है। जो देता चेतना आनंद दोनों एक ही पल में, जो देता चेतना आनंद दोनों एक ही पल में, जो देता चेतना आनंद दोनों एक ही पल में। तरोताजा जो मन करते वो कवि का जादू होता है। कृषक दिन रात पसता है, धरा में अन्न उगता है, मेहनतों से ही माली के पलों में रस टपकता है। ये सृष्टि है बड़ी अद्भुत जो इसमें रंग भरता है, ये सृष्टि है बड़ी अद्भुत जो इसमें रंग भरता है। जो उजड़े को चमन कर दे वो कवि का जादू होता है, जो उजड़े को चमन कर दे वो कवि का जादू होता है। कवि की कविता में भिन्न भिन्न परिस्थितियां मिलती है। देखिए ऊपर, कभी बादल गरजते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है। कल्पना में ही कवि ऐसी स्थितियां प्रस्तुत कर देता है। कभी बादल गरजते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है, कभी तूफान कभी झंझा कभी आंधी डराती है, कभी तूफान कभी झंझा कभी आंधी डराती है। जो लेके नाश और निर्माण दोनों संग चलता है, जो मौसम खुशनुमा कर दे वो कवि का जादू होता है, जो मौसम खुशनुमा कर दे वो कवि का जादू होता है। सदे हाथों से मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है, कभी छैनी उठाता है हथौड़े को चलाता है। प्रतिमा बोलने को जब कभी आतुर अधिक होती, प्रतिमा बोलने को जब कभी आतुर अधिक होती, प्राणों का संचरण कर दे वो कवि का जादू होता है, प्राणों का संचरण कर दे वो कवि का जादू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रचनाओं को सुना। मैं जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ उसमें एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूंगा बैठते बैठते कि इस समय मैं अपने आप को वृद्ध मान रहा हूँ और मैं युवा हूँ, बीच के प्रसंगों की श्रेणी में हूँ। और वही मेरे मन में विचार आया, शिवराज जी में 2 मिनट का समय और चाहूंगा। इसी समय मेरे मन में विचार आया कि भाई इस अवस्था में मेरे जैसी उम्र में लोगों का क्या हाल होता है, उसी को मैंने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है कि ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज में मैं ढल रहा हूँ, ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज में मैं ढल रहा हूँ। सर की सफेदी जो मैंने छुपाई, सर की सफेदी जो मैंने छुपाई, ना जाने कैसे वो चेहरे पे आई। आंखों के नीचे जो है काले घेरे, वही तो जवानी के दुश्मन है मेरे। सर की मुंह की सफेदी छुपाने की चाह में नित्य समस्रों का कत्ल कर रहा हूँ। ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज है। भारी हो शामा उठाऊं शान से मैं, भारी हो शामा उठाऊं शान से मैं, डरता हूँ उसके परिणाम से मैं। दर्दे कमर कभी अकड़े है गर्दन, दर्दे कमर कभी अकड़े है गर्दन, जवानी का मेरी तब हो जाता गर्दन। दर्द अपना देखो छुपाने को साथी, अकड़ अकड़ कर अब चल रहा हूँ। ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज में मैं ढल रहा हूँ। सर्दी तो मफलर टोपी उठाती, सर्दी तो मफलर टोपी उठाती, जवानी की बातें हैं अब याद आती। नहाता कभी था मैं शीतल जल से, ये याद करके रूह कांप जाती। अब सर दर्द साथी तो सर्दी सताती, खांसी से अपनी मैं खुद उलझ रहा हूँ। ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज है। तभी मेरे मन में विचार एक कौन था कि जिसने दुर्बल विचारों को रोधा। विकास की अवस्था प्रभु की है माया, अरे मन है जवां बूढ़ी होती है काया। मैं खुश हूँ कि मैं विकसित बन रहा हूँ, ढलती उम्र में न जाने कैसे मिजाज है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ये कार्यक्रम में सिर्फ भीड़ देख करके नहीं आते हैं, विषय की व्यापकता देख करके हमें सम्मेलन प्रदान करने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए बता रहे हैं। आपका आभार है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सतीश जी शर्मा, आप भी साहित्य परिषद को जो अनंत रखने के अंदर पूर्ण ऊर्जा से लगे हुए हैं, श्रीमान सतीश जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं 1 मिनट साहित्य परिषद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि साहित्य परिषद अभी बाल अवस्था में है। हमने 5 सितंबर को साहित्य परिषद के बैनर तले एक प्रोग्राम राष्ट्रीय मध्य विद्यालय गांधी में करवाया था। उसमें हमने हास्य रचनाओं को भी शामिल किया था, गीत संगीत प्रस्तुतियाँ बहुत थी। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रोग्राम है और प्रारंभिक स्टेज में हमने काव्य गोष्ठी, जो कि भागलपुर क्षेत्र में जितने भी लोग साहित्य को हिंदी के बारे में रुचि रखते हैं, उनसे जितने भी जो यहाँ पे रचनाएं निकलती है, मौलिक रचनाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने प्रयास किया है। प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। अब क्योंकि मैं कोई कविता नहीं लिखता हूँ, नहीं मेरे को कोई साहित्य के बारे में जानकारी है, फिर भी इनके साथ रहकर के पवन जी जो साहित्यकार के साथ में रहने के कारण मुझे जो है कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ लिख सकता हूँ। और मैंने अपने जो विचार थे उनको कविता के रूप में डालने का एक प्रयास किया है। उस प्रयास को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है किसको क्या कहते हैं। किसको क्या कहते हैं। एक पवन वेग ने दूसरे पवन वेग को समझाया। एक पवन वेग ने दूसरे पवन वेग को समझाया। शुद्धि अशुद्धि विसर्ग हलंत के बारे में बताया। उर्दू हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा ज्ञान कराया। कलम नज्म मुक्ते डायरी, कलम नज्म मुक्ते डायरी, गीत गजल शेर और शायरी का भी अवबोध कराया। किंतु मैं वाकड़ा था, किंतु ये सब कुछ मेरे लिए समझना आसान न था। वो स्थान भी शायद एक मसान था। फिर भी मैंने अपने तर्कश को किया तैयार। अपने विषयों अध्यायों में से ढूंढे कुछ शब्द और कुछ विचार। इन शब्दों को आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ कर जताया और अपने ख्यालों को मैंने इनका साथी बनाया। मगर सोचता कुछ कहता कुछ, मगर सोचता कुछ कहता कुछ और अर्थ कुछ और ही निकलता था। मगर सोचता कुछ कहता कुछ और अर्थ कुछ और ही निकलता था। मैं गजल शुरू करता तो कविता पर जा पहुंचता था। खाते पीते बैठते उठते, खाते पीते बैठते उठते अंगुलियों से हवा पर मैं लिख जाता था। मगर जब कलम उठाता तो कुछ भूल भी जाता था। मगर जब कलम उठाता तो कुछ भूल भी जाता था। कवि बनने का था चक्कर, कवि बनने का था चक्कर। घर वालों और दीवारों से हो जाती थी टक्कर। कहते थे कि क्या करता है, घर वाले कहते थे कि क्या करता है, कहाँ आजकल रहता है, सारे दिन यूं पागल सा बना फिरता है। मगर मैं सारे दिन यूं पागल सा बना फिरता है, मगर मैं फिर शब्दों में, वाक्यों में और विचारों में खो जाता था। छुप छुप कर फिर मैं कागज पर कलम चलाता था। इतना समय निकाला कि दीवारों पर भी लिख डाला। इतना समय निकाला कि दीवारों पर भी लिख डाला। कवि 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 बनने के प्रयास में, कवि बनने के प्रयास में धाराओं में अविरल बहते हैं। मगर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगेंद्र जी मोड़ साहब, ये मेरा नहीं संपूर्ण सदन का कहना है। जोरदार तालियों से आपको अभिनंदन कीजिए। सम्मानित मंच उपस्थित सभी विद्वानजनों को एली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि न मैं कोई कवि हूँ, रुचि जरूर है कविता सुनने की। स्कूल टाइम में कई बार जरूर संस्कृत कार्यक्रम हिस्सा लिया करते थे। उसके बाद काव्य का नहीं, यहाँ बहुत प्रबुद्ध घटे हैं, जैसा भाई अंतिम जी अभी तक बोल रहे थे कि काव्य हो सकता है जवाब देने लग जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं। पुराने समय में एक कविता मैंने सुनी थी और जो कविता का शीर्षक था बाइसिकल यानी साइकिल और नारी की तुलना। एक नारी और साइकिल में क्या क्या समानताएं होती है, मेरे को ये पता नहीं, मैं पूछ लेना इसका कवि कौन था, इसका कौन था। परंतु जो विद्यालय जो मेरे पास है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे।
क्योंकि साइकिल हमारे भारत में लंदन से आई थी। बाइसिकल एक 64 कलाओं में, बाइसिकल एक 64 कलाओं में भाइयों में बाइसिकल सर्वश्रेष्ठ नारी है। रंग रूप से अधूर, रंग रूप से अधूर, कहीं काली कहीं गोरी, बाप मानो हर्षी मां लंदन की नारी। स्नेह शक्ति लैंपलेस, स्नेह शक्ति लैंपलेस, घटी से मधुर में, साथ लिए जेंटलमैन, अप टू डेट नारी है। फूल सी है कोमल गाँव, सूर करना सहन हो, कंटा लगते ही जट प्राण छोड़ जाती है। दम तोड़ जाती, दम तोड़ जाती जट फेफड़ों से हवा छोड़, बेचारे सवार की तो ये छोड़ देती। सभा में, सोसाइटी में, सिनेमा में साथ जाए, गाय काम देरो जैसी ये हमारी। फूले फूले ट्यूब है, फूले फूले ट्यूब है, युग में कपोल मानो, इस पर टहरके में काब से चढ़ाए हैं। श्याम मट गार्ड बॉडी गार्ड का रूप धारे, काले नागिन से गोल गालों पर छाए। खाने को न मांगे कभी, पीने को न मांगे कभी, ऐसी धर्मप्रिय नारी किसे न सुहाती है। ये उच्च कुल वाली लज्जाशील लौवधू की जो अकेले घर से बाहर कभी नहीं जाती है। बार बार चूमते रहते जो कपोल जकर, ब्रेक या गढ़फूल कानों में सुहाए हैं। कंठ बीच चैन का एक सुंदर नेकलेस, देखो पीछे लाल सिगरेट डेंजर लगाए। जब बाहर जाती है, अकेली बार नहीं जाती कभी भी, पति को साथ लिए, हाथों में हाथ लिए, चरणों में पांव अपने बिछाती है। पति वर्ता साइकिल एक से लगाते ने, चढ़ बैठे दूसरा तो थाने में बिठाती है। टॉप गिराती, कभी ताली पिटवाती, कभी शान मिट्टी में मिलवाती है। और जब रूठ जाती, जब रूठ जाती ना मानती थे, नेक में पागल सिखाती है। सामने जो आती हो सवारी ना नारी घोड़ा, पत्थर हो या रोड़ा, आंख बीच में खाती है। फूल लास्ट में तोड़ दिए हाथ पांव, तोड़ दिए हाथ गोटे निकोबार, चारों खाने खोल बाबू साहब को लेटाती है। टोप गिराती, कभी ताली पिटवाती, कभी शान मिट्टी में मिलाती है। एक थोड़ी सी और रह गई है, बोल देता हूं मैं। धोती फड़ाती, कभी सीट उसमें फंसाती, कभी चैन की किनारी पेट दंतों से दबाती है। इतना दिखाती ना, इतना इटलाती तो भी देखते ही जी के मन चढ़ लेके आ जाती है। धन्यवाद। श्री जोगेंद्र जी मोरसरा ने अपना शानदार परिचय आज काव्य के माध्यम से दिया है। तो एक बार पुनः करता ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और मैं आगामी वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित करूं सुरेंद्र जी बेनीवाल को। उससे पहले हम मुख्य सहयोगकर्ता श्री पवन जी भांगू, गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान, उनका मंच से अभिवादन एवं सम्मान करना चाहते हैं। तो श्रीमान पवन जी भांगू, गुरु ज्ञान शिक्षण संस्थान, जो कि युवाओं के कैरियर को, युवाओं के जीवन को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान कर रहे हैं। सब आगे बढ़ाइए। और मंच के ऊपर विराजमान समस्त मंचासीन सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कीजिएगा। इसमें पवन प्रकाश जी थोड़ा सहयोग करेंगे, मोमेंटो उपलब्ध करवाइए सर। करतल ध्वनियों से तालियां बजती रहनी चाहिए। ये साहित्य का सम्मान है, आपने साहित्य को संबलन प्रदान किया है, तो साहित्य भी आपको सम्मानित करता है और साहित्य आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। आगामी प्रस्तुति के लिए श्री सुरेंद्र जी बेनीवाल जोरदार तालियां चाहिए। मैं उसके विवर देख रहा था, बड़ा वीडियो होने के बावजूद भी 30,000 से ज्यादा व्यूअर्स के अभी तक पहुंच चुके हैं। आज आइए। धन्यवाद युवराज जी। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम काव्य गोष्ठी में छोटे संदेश मात्र से पहुंचने वाले सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार। जैसे जोगेंद्र जी ने जो रचनाएं सुनाई, इतने बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, कभी इनके मुख से कभी सुनी नहीं थी और सुनी तो पता चला है कि बहुत कुछ है अंदर। तो जिनके अंदर कुछ छुपा है उनको तराशने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन हम करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार एक की बजाय 2 जोगेंद्र जी सुनेंगे। बहुत बड़ी है जोगेंद्र जी। पहले एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाश्ता आ रहा है, तो कृपया नाश्ता करके जाए, चाय आ रही है चाय पी के जाए।
और पवन जी से ध्यान रखा बावजूद उसके भी अगर लीवर आंख कुछ कमजोर है, देखने सुनने की कमी जैसी कई समस्याएं और है। उम्र के साथ जाड़ दांत लीवर आंख कुछ कमजोर है, देखने सुनने की कमी जैसी कई समस्याएं और है। और ऊर्जा का अभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, नींद कम आती है, जुबान फिसल जाती है, याददाश्त कम है और फिर भी मुझ में दम है। मैं सब कुछ से संभाल लेता हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं सब कुछ से संभाल लेता हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। और शायद तुम्हें ध्यान नहीं है कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं है, आप और मैं समान नहीं है। मैं उम्र के अनुभव से मेरी पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। मैं उम्र के अनुभव से मेरी पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। कंकड़ पत्थर लोहा लकड़ अच्छी तरह पचाता हूँ। और एक कान है मेरा सियासी जो 5 साल से खुलता है। एक कान है मेरा सियासी जो 5 साल से खुलता है और दूसरा कान खुला रहता पर मतलब वाली सुनता है। और शौचालित चश्मा भी तो ऑटोमेटिक है कि शौचालित चश्मा भी तो मतलब सारे बढ़ता है और जितना नफा नजर आए उस माफिक नंबर बढ़ता है। और वोट मांगने में थोड़ा हंसमुख भी हो जाता हूँ और तुरंत बाद में तो मैं फिर 5 साल सो जाता हूँ। तो झुकना है, झुकाना है, गंभीर होना है या मुस्कुराना है, कौन सा मुद्दा कब और कहाँ लगाना है अच्छे से भाव लेता हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मानता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मानता हूँ, पर पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे कि भले ही अलग अलग दल है पर एक जैसे दल है। कभी जात पर, कभी पात पर, कभी फूल पर, कभी आप पर, कभी दल से, कभी बल से, कभी झूठ से, कभी छल से, कभी रुतबे से, रोग से, देश से, खोम से, कुछ लूटों से, लपंगों से, कुछ दलमों से, कुछ पलमों से और हर हथकंडों से और पैसे की प्रलोभन से, शानदार संबोधन से और अलग अलग उद्बोधन से ऐसा अपनी मैं हाथ बना दूं और मजहब को भी ढाल बना दूं और गिरगिट वाले रंग रखता हूं और घड़ियालियां सुसंग रखता हूं और समय की नमक देखता हूं, उस हिसाब से रोटी सेकता हूं क्योंकि मैं नेता हूं। मैं जो मर्जी करता हूं, मैं जो मर्जी करता हूं, मैं ऊपर वाले से भी करता हूं। मैं डरता हूं जनता की जागरूकता से, मुद्दों की बात से, आंदोलन के औकात से, एकता की ताकत से, विरोध की माकत से, नजर मिलाकर बात से, तर्क से, समाज से। शुक्र है जनता इसे को दूर है, शुक्र है जनता इसे को दूर है और अपने हाथों शोषण को मजबूर है। दिमाग से पैदल है, आंख से अंधे हैं, कान से कच्चे, समझ से बच्चे, तर्क से प्रेस तक तब हम करें। नाम है, शोहरत है, धन है, दौलत है, ये सब जनता की बदौलत है। मैं इस हाथ से लेता हूं, मैं इस हाथ से लेता हूं तो मैं उस हाथ से भी लेता हूं। मैं सब कुछ लेता हूं क्योंकि मैं नेता हूं। और मतलब की हाथा जोड़ी और मतलब की मुस्कान है मेरी, कि मतलब की है हाथा जोड़ी और मतलब की मुस्कान है मेरी। और कहने को सब सेवा कहते पर राजनीति दुकान है मेरी। और मतदाता को हर बारी नई तरह से चलते हैं, हम चले हुए कारतूस भी कई तरह से चलते हैं। और तर्क पर भावना जब तक भारी है तब तक जीत हमारी है। तर्क पर भावना तब तक भारी है तब तक जीत हमारी है। उम्र के साथ की समस्या तो जरूर है, फिर भी मुझे मेरे नेता होने पर गुरूर है। अभी तो सांसें चल रही है, अभी तो असर भरपूर है। मैं हर किसी को मात देता हूं क्योंकि मैं नेता हूं। जिनके नेक परिहास में, विश्वास में, दृष्टि में, सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ साहित्य बसता है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्रीमान रतन जी गोलियान, आइए सादर आमंत्रित। सभी को 70वें हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज एक ग्रुप में थोड़ा सा देखा था, पता नहीं उसके विचार क्या लेखक थे, वो हिंदी की आलोचना करना चाहता है या व्यंग्य कर रहा है। उसने लिखा था लेफ्ट एनिवर्सरी ऑफ हिंदी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये पता नहीं आलोचना है, अगर व्यंग्य है तो अच्छी बात। आज स्कूलों में घरों में हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश माध्यम स्कूल में किसी बच्चे ने हिंदी में बोल दिया या अपनी भाषा में बोल दिया, उसको दंडित किया जाए। ये भी एक शर्म की बात अपने लिए। 70 साल हो गए, अभी तक हम हिंदी को जो मिलना चाहिए नहीं दे पाते। एक छोटी सी रचना, मील का पत्थर
के किनारे लगा वो रामचंद्र का मील का पत्थर सभी को राह दिखाता है, लक्ष्य हो कितनी दूर यह भी बतलाता है, परंतु धन्यवाद के दो बोल को परस जाता है। क्यों? क्योंकि वो देव प्रतिमा नहीं। धन्यवाद। कि युवा साहित्यकारों को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करें और इसी कड़ी के अंदर श्रीमान दाऊद खान सादर आमंत्रित। सबसे पहले बहुत धन्यवाद हिंदी परिषद हादरा कि इस तरह का एक प्रोग्राम आपने चलाया हुआ है जहाँ पे आप साहित्य से जोड़ सकते हैं और जो युवा पीढ़ी है उसको साहित्य से जोड़ने का मौका मिलता है। तो मैं कोई रचनाकार नहीं हूँ, कवि नहीं, लेकिन बस अपने जो ख्याल होते हैं, जो मन में ख्याल आते हैं उनको अल्फाज देने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे 2 मिनट का समय मिला, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा सुनकर, तो शायद मुझे वक्त ज़्यादा भी मिले। और एक चीज़ की कमी शायद यहाँ पर बैठे बुजुर्गों को समझ में आई होगी कि साहित्य सुनने में एक आनंद है, और आनंद में क्या होता है कि आप खुशी का अनुभव करते हैं, और तालियां बजाते वो खुशी का एक प्रतीक है। तो आप तालियां बजाना ना भूला करें जब कोई सुना रहा, जिसकी कमी हमें अक्सर देखने को मिलती है साहित्य के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। और मैं जो अभी 4 लाइनों से स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि हमारे समाज में सबसे कम चर्चा का विषय रहा है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसको शायद हमारे घरों में माना नहीं जाता कि ऐसी कोई बीमारी होती है एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ, तो दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड थी और वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो उसके लिए मैंने उसको मोटिवेट करने के लिए 4 लाइनें लिखी थी कि तुम क्या हो शायद भूल गई हो, जरा गौर से आईने को निहार कर देखो। कि तुम क्या हो शायद भूल गई हो, जरा गौर से आईने को निहार कर देखो। तुम बिखरी हुई सोच सी हो, नियत से खुद को संवार कर देखो। तो अपनी जुल्फे फैलाओ और इन्हें आजाद कर दो, कि अपनी जुल्फे फैलाओ और इन्हें आजाद कर दो। अपने सुर्ख लबों पर हंसी को आबाद कर दो। दुनिया की परवाह तुम्हें करनी क्यों है, तुम कुछ यूं जियो कि खुद को शादाब कर दो। और इसके बाद कुछ 2 मिनट का ही समय मिला है, लेकिन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे पता है। लेकिन एक मेरी रचना है जो मैंने इसलिए निकाली थी गुस्से में, क्योंकि हम ऑफिस में जाने वाले लोग हैं और ऑफिस में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं जो अक्सर हमसे द्वेष लेकर बैठ जाते हैं चीज़ों का। तो हमारी एक सहकर्मी थी और उनका नाम क्या ही लेना, लेकिन वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने हम पे ऐसी कोई टिप्पणी कर दी जो हमारे दिल को काफ़ी लगी, हमें काफ़ी महसूस हुआ। तो अगले दिन हमें लिखने का शौक है तो कुछ जवाब लिख कर लेके गए थे उनके लिए, और ऑफिस में उनको सुनाया हमने मेरी कि तुम हमको सिखाने आए हो कि कैसी बातें करनी है, कैसे संसार के भवसागर से अपनी डगरी भरनी है। कि तुम हमको सिखाने आए हो कि कैसी बातें करनी है, कैसे संसार के भवसागर से अपनी डगरी भरनी है। तुम स्वयं को देखो अहंकार के परम पुजारी लगते हो, अपनों को ही छलने वाले शकुनी से जुआरी लगते हो। और रुको जरा बतलाते हैं तुमको अपने बारे में, कि रुको जरा हम बतलाते हैं तुमको अपने बारे में। एक दीपक बनकर जलते हैं हम घोर घने अंधियारे में, और तुम अहंकार को जपते हो, मेरे शब्द नारायण अस्त्र है। कि तुम अहंकार को जपते हो, मेरे शब्द नारायण अस्त्र हैं। तुम कोड़ी से खुद को सींचने वाले, मेरे कलम ही मेरा शस्त्र है। और तुम द्वेष के दिल में होठों पे तिरस्कार को रखते हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी जिंदगी का, हम इसको अगर सुलझा दें तो शायद हमारी जिंदगी काफी आसान हो जाए। कि तुम द्वेष के दिल में होठों पे तिरस्कार को रखते हो, किस बलबूते शिव भक्ति के ढोल की माला जपते हो। और वामदेव की भक्ति में आर्या सा बनना पड़ता है। वामदेव जो यूज किए हैं वो है शिव का नाम है, और आर्या हम कहते हैं पार्वती जी को। कि वामदेव की भक्ति में आर्या सा बनना पड़ता है। दुनिया को अमृत देकर खुद ही विश्व को पीना पड़ता है। दुनिया को अमृत देकर खुद ही विश्व को पीना पड़ता है। और 4 लाइनों के साथ मैं खत्म करूंगा कि हुआ है उनसे याराना, खुदा खैर करे। कि हुआ है उनसे याराना, खुदा खैर करे। मैं अदा उनकी भी शायराना, खुदा खैर करे। और झुकी पलकों से बातें करना, फिर उनका नजरें उठाना। कि झुकी पलकों से बातें करना और फिर उनका नजरें उठाना, वो नजारा है ये कातिलाना, खुदा खैर करे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर मोहम्मद आमिर साहब।
जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन कीजिए। 14 सितंबर का दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा तो प्राप्त नहीं हुआ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मगर अंग्रेजी को साथ में सह राजभाषा के रूप में हिंदी के ऊपर लाद दिया गया। और जो मेरी माँ के ऊपर, मेरी मातृभाषा के ऊपर जो आक्षेप लगाया वो ये था कि हिंदी के पास पर्याप्त शासकीय शब्दावली का अभाव है। क्या ऐसा है? कैसे? पर हिंदी के ऊपर ऐसा आक्षेप मढ़ दिया गया कि इसके पास पर्याप्त शासकीय शब्दावली का अभाव है और अंग्रेजी को ऊपर लाद दिया गया। अरे लाशी लेने आये करके बिहारी बन बैठी, सिर्फ 15 साल के लिए लादा था। 1965 के अंदर वो अवधि पूरी हो रही थी और उसके बाद में उसको अनंत काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ये हिंदी के साथ अन्याय है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। खैर वो आगे की प्रक्रिया है। अब हम सुनेंगे मोहम्मद आमीन साहब। सम्मानित मंच और विद्वान साथियों, साहित्य परिषद पात्रा के द्वारा मैं आयोजित इसी दिवस पर आप सबको बहुत बधाई हो। इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो बहुत ज़्यादा समय निकल गया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज का युग है तनाव का युग। तनाव बात में तनाव है, घरेलू तनाव हो जाए, आपने तनाव तक रहेगा। तो इन ज़्यादा ज्ञान की बात को मैं अफेक्ट खोल कर लेता हूँ। कविता तो लिखी है, मेरी मूल रचना है। टाइम मिला तो मैं एक रचना प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन 2 डाक जरूर पेश करूंगा। डाक नाम की थोड़ी हंसी आवे, बढ़िया लगे तो ताली जरूर बजाइए। एक बाप बेटो राजा जान आ गया। राजा जान आ गया तो चलता चलता भी सागे जी को बेटो जो पापा को बेटो वो आकड़ के पड़ गयो। आकड़ के पड़ गयो तो बापा भी क्या कह बोले यार खर्चा मेरा एक पगा चला आ गया। बोलो के खा लो तो भाजी हो गया करो। अब नेताजी की बात आ गई। एक दूसरे डॉक्टर है, डॉक्टर राजस्थान की चुटकुला निकाय। तो अब जब सुरेंद्र जी नेताजी की बात गई तो एक हवाई जहाज का मां 4 जना यात्रा करने आ गया। 4 जन यात्रा करने आ गया। एक नेताजी आ, एक वहां सचिव आ, एक मास्टर जी आ, एक वहां चेलो। अब चेले को मास्टर जी गुड्डू है भाई बताई है। अचानक एक दूर मेहमान को आवाज आई कि आग लगी हवाई जहाज का मां। आग लगी जब बाद में आग लगे बाद में क्या देखो खाना गड़बड़ी मच गई। बाद में देखने लगे बोले पैराशूट 3 है। अब और जल्दी जल्दी पूछो अब आवाज पड़ना रो है तो सगड़ा पहले नेताजी का बहुत ज्यादा डर हो। बाद में बोले मैंने जाके फाइल सरतानी बहुत ज्यादा फाइल है मेरी और मैंने जाके सरतानी सारी फाइल है। नेताजी कूद गया नीचे। बाबू सचिव बोले मनी जाना सचिव मैं मेरे काम देखा बोले मैंने भी जाना जरूरी है। वह आपको पैराशूट की और पैरी कूद गया नीचे। अब मास्टर जी को चलो 2 जना बच गया। अब मास्टर जी बोला बेटा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कोई बात नहीं मर जाओ तो कोई फर्क पड़ पड़े। और तो एक पैराशूट में जो लेके उड़ गया। बोलो गुरुजी चिंता करने की बात थोड़ी, आपने कल 2 पैराशूट है। बोलो किया बोलो मैं नेताजी आता और मैं लोग धोने की कूद गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आज भास्कर देखने आ रहे हो। मैं मेरी मूल रचना लिखी रहती राजस्थान शिक्षा विभाग स्वीकार कर रही है, अनुमोदित है। भास्कर देखने आ रहे हो तो पास है पर्यावरण ऊपर फोटो आईडी भाई अमृता देवी की और केजरी के सारे कई महिलाएं खड़ी। तो पहले रचना केजरी रचना याद आ गई, अच्छी लगे तो फिर 3 मिनट की ताली बजाइए। आप देख सुनो 1 मिनट की कविता है। शीर्षक है वो हरियल केजरी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी सुन सुहागन मन भावे हरियल के जल्दी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी सुन सुहागन मन भावे हरियल के जल्दी दरकत को क्या गणा के तमा के जल्दी है न्यारी काटन का ना चांदी चकिया चाहे ज्ञान निकल जा हारी खोखा खावे पूछ हिलावे मारी मगरी पे कर दी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी सागरिया सब्जी में खावागा सागरिया सब्जी में खावा लूंगी गाया भैंस इता गुड़ तो घड़ी हुआ सा फिर ढाकर सीएस
ठंडी छाया कर सो बैठे साके है जल्दी खेतारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी आगे पोतोजा में खुशी मनावे घर घर बटाए मिठाई के जल्दी गिटारी लेके दादे रे जानाई लोटे मानी डाली हाथ के जलवा पूजन जावे ते जल्दी खेतारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी खेतारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी टाबरिया उदत मंडे प्यालो बाजारू दुनियो के जल्दी गिटारी लेके आवे मुंदड़ियो मंगल गावे खुशी मनावे बाजेटे पड़ती के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी आकातीज पर मधुर जावे आकातीज मधुर में जावे के तांजावे हाली सुन कर्ण दीलावे तोड़ के जल्दी गिटारी सुन कर्ण रो आछो तक मोटी पे डरती के तारो श्रृंगार बढ़ावे प्यारी के जल्दी लास्ट में आखिर में इतना गुण है कि खे जल्दी दा फिर पाने समझावा ना बड़ा सुधार इतना गुण है कि खे जल्दी दा फिर पाने समझावा घर के ता अरसे कुला मां के जल्दी ही उगावा कैमल सर आ घनी उगसी आछी मुरधर वीरे तरदी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी सुन सुआ मंगल भावे हरियल के जल्दी के तारो श्रृंगार बढ़ावे हरियल के जल्दी जय उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया है। बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आपको बताऊं कि स्वप्न आता स्वर्ग का तेरे गोरकों में दिखती आती पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती पर रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो पूर्व चलने के बटोती बात की पहचान कर लो साथियों। ये पंक्तियां हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम सफल कवि हरिवंश राय बच्चन की थी। और बच्चन साहब के बारे में मैं बता दूं कि बच्चन साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उर्दू के कवि उमर खयाम से प्रभावित थे और हिंदी में कविता करते थे। तो हमारे बीच में भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने संपूर्ण जीवन अंग्रेजी का अध्यापक के रूप में बिताया है। लेकिन आप उर्दू की शैली गजल से प्रभावित है और हिंदी में कविता लिखते हैं, वो है श्री पवन प्रकाश जी शर्मा। तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां श्रीमान पवन जी शर्मा के लिए। ओम पुरोहित कागज साहित्य के बड़े हस्ताक्षर थे स्वर्गीय ओम पुरोहित कागज ने, सफीदानंद हीरानंद बादशाह अब के जिन्होंने साहित्य में तार सप्तक लिखा उससे प्रभावित होकर के तार सप्तक नामक रचना निकाली थी और उसमें राजस्थान के समकालीन 7 प्रमुख कवियों को स्थान दिया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी होगी कि उसमें सबसे पहले श्रीमान पवन जी शर्मा का नाम था। तार सप्तक के नहीं तार सप्तक के शीर्षस्थ कवि भादरा के बच्चन श्रीमान पवन जी शर्मा को मैं मंच से आपकी साहित्य साधना को प्रणाम करता हूँ, आपकी जीवन शैली को प्रणाम करता हूँ। सर आइए सादर अभिनंदन। हिंदी दिवस पर आयोजित साहित्य परिषद के कार्यक्रम में आप सभी स्तुति श्रोताओं का हृदय के अंदर से स्वागत करना और मंचासीन हमारे जो अतिथि हैं आपका बड़ा समय लिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आज जितने भी हमारे यहाँ युवा या जो रचनाकार हैं वहाँ उपस्थित होकर अपनी एक ही रचनाएं मौलिक रचनाएं प्रस्तुत करें। हम तो सुनाते रहते हैं, मंचों पे जाते रहते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है कि जो विषय कभी पढ़ा नहीं, उर्दू को भी पढ़ा नहीं, उर्दू जानता भी नहीं है और शानी जगह का ज़्यादा कोई सुंदर भी नहीं, अगर से भी कोई ज़्यादा विद्वान नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दशकों से साहित्य के क्षेत्र में आप जैसे लोग बुला लेते हैं, अच्छा लगता है। आज इच्छा नहीं थी, आज शुरू जाने का कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था। कल हमको इस कार्यक्रम की रूपरेखा की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। मेरे शहर में प्रोग्राम हो और हम नहीं, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। बतौर श्रोता के रूप में आज मैं आया था कि आज हमारे जितने भी नए रचनाकार उनको सुनने का अवसर मिलेगा। मैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 शेर प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के समक्ष
और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो शेष बचे हैं, क्योंकि पिछले आयोजन में कुछ साथी रह गए थे और बड़ा अफसोस हुआ था, उनकी शिकायत कर रही थी कि हमें अवसर नहीं मिला। तो जितने भी बचे हैं मैं संचालक महोदय से निवेदन करूँगा कि उन सभी को समय दें, चाहे वो रचना जैसी भी है, लेकिन एक बार मंच पे आएंगे, ये गारंटी है कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस शहर में 20-30 रचनाकार बहुत से कार्यक्रम होते हैं इस शहर में, लेकिन साहित्य का आयोजन नहीं होता तो साहित्य के बिना हम अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। हम अच्छा काम करते हैं सरकारी सेवा में या व्यापार है या कोई भी काम करते हैं, लेकिन अगर उस वक्त है ही नहीं है, साहित्यिक गुण नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है, तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कागजों में है, हमारी अपनी भाषा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी जो मातृभाषा राजस्थानी को अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली है। न हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई है और न राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता मिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें हमारी अपनी भाषा राजस्थानी अभी तक नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहूँगा कि जो भी भाषा अगर प्रयोग में नहीं आती है, छूट जाती है, पढ़ने में नहीं आती है, तो जो संस्कृत का हाल है वही हिंदी का होगा, वही राजस्थानी का होगा। हम केवल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, उससे हमें संस्कारगत नहीं होगा। तो इस मंच के माध्यम से और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी से जब कभी भी इस प्रकार के आयोजन हो, भले ही आपके पास में समय जितना भी है आप पहुँचें और जो भी लोग आयोजन करते हैं उनका प्रोत्साहन करें। तो जो रचनाकार आता है, पहली बार मोरी रचना नहीं है, दूसरी बार आएगी, तो जो रचना धर्मी होगा निश्चित रूप से इस राष्ट्र के प्रति उसके स्वभाव अलग प्रकार का होगा। मैं मेरी रचना जो अवसर में पढ़ता हूँ कि आपसे नजरें चार कौन करे, आपसे नजरें चार कौन करे और दिले बीमार को और बीमार कौन करे। आपसे नजरें चार कौन करे और दिले बीमार को और बीमार कौन करे। और जहन में पड़ी है बहुत सी प्यारी बातें, जहन में पड़ी है बहुत सी प्यारी बातें, फिर इन बातों को सिलसिलेवार कौन करे। आपसे नजरें चार कौन करे और दिले बीमार को और बीमार कौन करे। और जहन में पड़ी है बहुत सी प्यारी बातें, पर इन बातों को सिलसिलेवार कौन करे। और दिल के बदले में मिलता है दिल, अगर है किसी के पास जैसे दिल के बदले में मिलता है दिल, दिल के बदले में मिलता है दिल, परिशोधन में उधार कौन करे। दिल के बदले में मिलता है दिल, परिशोधन में उधार कौन करे। तो तुम्हारी जिद और हमारी ये फितरत, तुम्हारी जिद और हमारी ये फितरत, देखना है ये हड़ताल कौन करे, देखना है हड़ताल कौन करे। आपसे नजरें चार कौन करे। मैं अक्सर कहता हूँ और आज भी फिर कह रहा हूँ, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति से मिल रहे हो, ये आपका सौभाग्य है, मेरा तो है ही। हम लोग बुजुर्गों से बात करते हैं अक्सर आजकल, बड़ा आनंद आता है। जैसा मोहन प्रकाश जी और मैं खास तौर से सुरेंद्र जी, मोहन प्रकाश जी, सतीश जी और अन्य 4-5 जो कार्यकर्ता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो विरक्त होने जा रहा था, काफी दबाव रहा सुरेंद्र जी का और मोहन प्रकाश जी का कि नहीं एक बार फिर से साहित्य से जुड़िए आप और थोड़ा आइए। तो मैं आजकल मेरे क्षेत्र में काम करता रहा, ऐसे में कम चीज चली पिछले 3 दशकों में इस शहर में या अन्य तक पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर मुझे राजस्थानी कवि के रूप में भी काफी बार जाना जाता रहा। अगले किसी कार्यक्रम में मैं आपको राजस्थान की वो रचना सुनाऊंगा जो अब तक आपने सुनी नहीं है मेरे से मुख से, और वो रचना सुनने के बाद में आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं राजस्थानी विचार बन के मुझे याद आई थे कई चीज और मैं कई चीज, थे कई चीज और मैं कई चीज, वो केड़ा सगड़ा भाई जोड़ा दी, थे कई चीज और मैं कई चीज, वो केड़ा सगड़ा भाई जोड़ा भी। कई एक साड़ हो गया, कई एक काड़ हो गया, कई एक साड़ हो गया और कई एक काड़ हो गया, 3 ताड़ हो गया पर 3 घड़ी बावड़ हो गया। राजस्थान की बात नहीं करें तो मजा नहीं आएगा। एक और गजल सुना देता हूँ बस, उसके बाद में बहुत सहेली भी गजल है। गजल कुछ धीरे मांगती है। देखिए मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, फिर अंग्रेजी का हो गया, फिर हिंदी का हो गया, यानी मैं किसी का नहीं हुआ। हम लोग सरकारी सेवा में इनिशियल करते हैं, छोटे हस्ताक्षर करते हैं। हम अपने जीवन में तो पूरे हस्ताक्षर करें, वहाँ इनिशियल में करें। अपने जीवन का आनंद लीजिए। जीवन कभी संपन्न और संपूर्ण हो सकता है, कभी हो सकता है, इसलिए हम अपने जीवन का प्रतिशत आनंद लें।
दूसरे के पास आते ही अपने आप में आनंदित हूँ, अपने आप में मैं अपने आप में आनंदित होता हूँ। सही और होना भी चाहिए। बहुत सी शिकवा शिकायत लोगों को मुझसे रहती है, घर वालों को भी बहुत शिकवा शिकायत रहती है। मैं एक पारिवारिक शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप हूँ, एक साथ बच्ची की शादी भी करती है, और उसके बावजूद भी कई बार मेरे साथ में दुर्घटना होती है कि सोचते हैं कि मैं कोई महाराज हूँ या फिर मैं कोई चोर बना हूँ, यानी इससे की आशंकाएं रहती है, या एक अच्छा पियक्कड़ भी हूँ। ये भी मेरी आपको में सुना है। अच्छा पियक्कड़। अगर आप नहीं पीते हैं तो पीने का मजा लीजिए। मैं पीने वाले के पास बैठता हूँ, मैं उनका मजा लेता हूँ। आप भी पीते नहीं है तो कम से कम पीने वालों के पास बैठा करो, उनका आनंद लिया करो, उनका हौसला अफजाई किया करो। हो सकता है या तो आप अपनी लाइन बदल लें या वो अपनी लाइन बदल लें। जो आज हम आपकी संगत में आए बात, तो या तो आप अपनी लाइन बदलोगे या हम अपनी लाइन बदल लेंगे। तो हम तो बदलने से नहीं अपने लाइन, हम आपको बदलने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, गुलाब जामुन भी है, कचौरी भी है, वो समोसा भी है, और इमरती भी है, और चाय भी है, और साथ में कविता है। शायद इससे आयोजन इससे की आओ भगत और इतनी सुंदर बातें नहीं मिलेगी बिना डके पीछे कुछ भी नहीं है। तो कृपया आप बधाएंगे, जोरदार तालियां आयोजकों के लिए, जोरदार तालियां। एक दोहा याद आ रहा है, लिखा हुआ, पटरी पटरी जिंदगी, पटरी पटरी जिंदगी, पटरी पटरी रेत, पटरी पटरी जिंदगी और पटरी पटरी रेत, बेपटरी चलता नहीं जग में कोई खेल, बेपटरी चलता नहीं जग में कोई खेल। मेरे घर के पास नीम है, अब वो बूढ़ा हो गया है, और शायद कुछ दिनों बाद मेरी तरह हो सकता है कोई श्रद्धा भी दे उसको, जो हाँ, मैं मतलब हकीकत है उसको अगर आप देखोगे तो लगभग नंगा जो हो चुका है, पूरा हो गया है। चौराहे का नीम भी, चौराहे का नीम भी रहने लगा उदास, चौराहे का नीम भी रहने लगा उदास, मोबाइल पर कर रहे बच्चे टाइम पास, मोबाइल पर कर रहे बच्चे टाइम पास। तो ये मतलब उस नीम के नामित मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, और वो करने के लिए तो कुछ 15 साल से करने की तैयारी में, लेकिन पता नहीं अभी तक, और शायद अब वो काफी दिन उसके नजदीक आ गए। तो एक छोटी सी गजल कि ऐसा वैसा क्या हो जाता, ऐसा वैसा क्या हो जाता, आ जाते मिलना हो जाता, ऐसा वैसा क्या हो जाता, ऐसा वैसा क्या हो जाता, आ जाते मिलना हो जाता। कुछ कह देते, कुछ कह देते, कुछ सुन लेते, कुछ कह देते, कुछ सुन लेते, जब भी कुछ हल्का हो जाता, कुछ कह देते, कुछ सुन लेते, जब भी कुछ हल्का हो जाता, और सागर तेरा खारा पानी, सागर तेरा खारा पानी बहता तो मीठा हो जाता, खारा पानी बहता तो और मीठा हो जाता। और किससे सुन राजा रानी के, किससे सुन राजा रानी के, क्या मैं हूँ जैसा हो जाता है, किससे सुन राजा रानी के, क्या मैं हूँ जैसा हो जाता। कह देते तुम पागल हो गया, कह देते तुम पागल हो गया, मैं भी कुछ चंगा हो जाता, कह देते तुम पागल हो गया, मैं भी कुछ चंगा हो जाता, ऐसा वैसा क्या हो जाता, आ जाते मिलना हो जाता। जय हिंद, जय भारत। जीने का ढंग आया, और जब समा बुझने लगी तो महफिल में रंग आया। अपने इस अंतिम दौर में इस जो कार्यक्रम शिखर पर है, पवन जी ने वास्तव में समा बांध दिया। एक तो नवोदित कवि हमारे बीच और हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें भी सुन लें। अगली बार बहुत उम्दा रचनाएं भी लेके आएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दरिया सिंह जी को मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच और विद्वान साथियों और कुछ मेरे गुरुजन भी बैठे हैं, तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कुछ कुमार विश्वास पर तुकबंदी
सब मेरे मौलिक हैं, लेकिन राग बाग उनकी हैं। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो पवित्र, एकदम पवित्र होता है। उस पर चंद पंक्तियां हैं। इस दुनिया में एक रिश्ता जिसे हम दोस्त कहते हैं, इस दुनिया में एक रिश्ता जिसे हम दोस्त कहते हैं। कसम खाकर दोस्ती की दोस्ती हम निभाते हैं, कसम खाकर दोस्ती की दोस्ती हम निभाते हैं। कभी दुख में कभी सुख में तुम अक्सर साथ निभाते हो, कभी दुख में कभी सुख में तुम अक्सर साथ निभाते हो। गमों को बांट नहीं सकता जो खुशियां दे नहीं सकता, गमों को बांट नहीं सकता जो खुशियां दे नहीं सकता। वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है, वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है। इस दुनिया में एक रिश्ता जिसे हम दोस्त कहते हैं, कसम खाकर दोस्ती की दोस्ती हम निभाते हैं। कभी ख्वाबों ख्यालों में जो अक्सर याद आता है, कभी ख्वाबों ख्यालों में जो अक्सर याद आता है। आंसू पहुंच नहीं सकता जो दिल की सुन नहीं सकता, जो आंसू पहुंच नहीं सकता जो दिल की सुन नहीं सकता। वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है, वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है। इस दुनिया में एक रिश्ता जिसे हम दोस्त कहते हैं, कसम खाकर दोस्ती की दोस्ती हम निभाते हैं। कभी शादी समारोह में जो छाया बन के रहते हैं, कभी शादी समारोह में जो छाया बन के रहते हैं। साथी की लाचारी को छुमंतर कर नहीं सकता, साथी की लाचारी को छुमंतर कर नहीं सकता। वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है, वो फिर दोस्ती कैसी, वो फिर दोस्त कैसा है। इस दुनिया में एक रिश्ता जिसे हम दोस्त कहते हैं, कसम खाकर दोस्ती की दोस्ती हम निभाते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद दरिया सिंह जी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा जिन्होंने भी यहाँ पर प्रस्तुति की है, नवोदित जो भी रचनाकार यहाँ पे आए उनको पुरस्कृत किया जाएगा हमारी साहित्य परिषद की तरफ से। तो एक बार कृपया धैर्य बनाए रखें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राम प्रताप जी को। श्रीमान राम प्रताप जी व्याख्याता हिंदी बोर्ड से प्रतिष्ठापित है। तालियां बजाकर के इनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। तो आपको हिंदी की बोली वचन सुनाएंगे। धन्यवाद बहुत जी, सम्मानित मंच और धैर्यशाली श्रोता जो काफी देर से कवियों को झेल रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। क्योंकि कविता और कवि को झेलना आज के युग में बड़ी टेढ़ी चीज है। एक जमाना था जब किसी साहित्यकार की पुस्तक आती थी तो ब्लैक में बिकती थी, एडवांस बुकिंग होती थी। सुना होगा आपने चंद्रकांता संतति इत्यादि। आजकल फिर कुछ समय अच्छा है, कविता कुछ जिंदा सी लगती है। बीच में तो कविता मृत प्राय सी हो गई थी, आउट ऑफ फैशन हो गई थी। पर हिंदी के हितैषियों आप सबसे निवेदन है कि हिंदी को जिंदा रखने का काम अपना ही है, कोई दूसरे देश का नागरिक नहीं आएगा। और सौभाग्य की बात, दुनिया के कई देशों में हिंदी गर्व से बोली जाती है और हम शर्म महसूस करते हैं। यहाँ पवन जी और एक दूसरे पवन जी आपस में चर्चा कर रहे थे
तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हरिशंकर परसाई को खूब पसंद करता हूँ, व्यंग्य में बड़ा मजा आता है। तो पवन जी ने कहा कि आजकल हम पवन जी से शमशान में मिलते हैं। पवन जी ने मेरे आदरणीय गुरुजी पवन जी जिनसे मैंने शिक्षा का कब कहाना सीखा, कोई 38-35 साल पहले, पहला पेड़ मेरे आदरणीय गुरुजी पवन जी ने सिखाया, गुरुजी जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। तो पवन जी ने पवन जी से कहा कि आजकल हम शमशान में मिलते हैं। सच है, वास्तव में आजकल हम शमशान में तो मिलते हैं। जीवन में कहाँ, संसार में कहाँ किसको फुर्सत है, सब अपनी अपनी कंपनी के टॉर्च बेचने में लगे रहते हैं। अगर किसी ने हरिशंकर परसाई का व्यंग्य पढ़ा और टॉर्च बेचने में, तो जरूर मेरी बात पहुंचेगी कि सब अपनी अपनी कंपनी के टॉर्च बेचने में लगे रहते हैं। सच है, वास्तव में आजकल हम शमशान में मिलते हैं, शमशान में खूब तसल्ली से मिलते हैं, कभी कभी तो पास पास हो जाते हैं। आज तक एक ही जगह भी नहीं बदलती। एक कवि आए थे तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी फोन पर कि ऐसे क्यों करते हैं हमेशा। तो तुकबंदी तोड़ ली बैठे बैठे लोग कि फोन में सेव नंबर हर बार कर लेते हैं, फोन में सेव नंबर हर बार कर लेते हैं, फोन करेंगे कहकर हम राजी कर देते हैं, पर अधिकांश नंबर सेव करके कभी किसी का हाल चाल भी नहीं पूछ पाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? उनकी आपकी कविता की देखो, हिंदी में आलोचना समालोचना दोनों जरूरी है। केवल प्रशंसा सार्थक नहीं है, आलोचना जब तक नहीं होगी। इन्होंने कहा ऐसा होता है, मैंने कहा ऐसा भी होता है। और कभी पढ़ा था मैंने कि देश की दुर्गति के लिए एक लाइन आई थी कि देश की दुर्गति के लिए शिक्षक जिम्मेदार, फिर देश की दुर्गति के लिए शिक्षक भी जिम्मेदार, ऐसा कहीं लिखा पड़ा था अखबार में। और व्यंग्य बनाने वाले ने क्या कर दिया, भी काट दिया, भी काट दिया और ही लिख दिया। मैंने आज ही किसी फिल्मकार का इंटरव्यू देखा था कि एक गलती कर गए IAS, IPS, IRS, IFS से पहले एक ITS बनाना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विसेज। और सबसे प्रतिभाशाली, सबसे कुशाग्र बुद्धि, धांसू धाकड़ व्यक्तित्व के लोग वहां होने चाहिए। वो वहां होते तो IAS और IPS की योग्यता को इतना बढ़ाकर बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज जो गरिमा एक शिक्षक की होनी चाहिए वो आज एक IAS की होती है, एक IPS की होती है। मजा नहीं आता, मजा तब आता जब शिक्षक की होती है। एक छोटी सी कविता, मेरी कविता अभी बालपन में है, बचपन में है, 8-10 कविताएं लिखी है, लगभग कविताएं विद्यार्थियों को समर्पित है। आप सभी सूची दिनों से क्षमा चाहूंगा यदि कोई त्रुटि हो तो। मिलना था जो नहीं मिला, एक कविता का शीर्षक है रोने से क्या, रोने से कुछ होता है, अपने अपने हिस्से के संघर्ष सबको करने पड़ते हैं। मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला, माना तेरे सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। पर इस हाथ को जीवन भर रोने से कुछ होता है। कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल से सदैव संग रहा है। पथ के रास्ते का मार्ग और मुश्किलों का हमेशा साथ रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, क्या इलाज है? मुश्किल तो डरने से दूर होगी, मुश्किल का रोना रोने से मुश्किल दूर होगी नहीं। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? पानी बरसा बीज लगाया, पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया सूख गया जो कुछ बोया था वो, अर्थात किसान। सूख गया जो कुछ बोया था वो, कई दिनों तक ना सोया था, फिर भी खेत न बंजर छोड़े, ऐसा साहस देखा है। चलो आंख के आंसू पोंछो, चलो आंख के आंसू पोंछो, योद्धा हो तुम कुछ तो सोचो।
जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, चलो आओ मैदान संभालो। थकने से कुछ होता है क्या, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। मित्रों, रोने से होता है क्या। आप सबने मुझे सुना, मुझे देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। के द्वारा अब मैं मंच पर आगामी वक्ता के रूप में भाई नायब खान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीपुर से बिलोंग करते हैं, शिक्षक साथी हैं और इस काव्य गोष्ठी में बहुत ही विशेष स्थान और रुचि रखते हैं। भाई नायब खान जी। और श्रोतागण, साहित्य परिषद आगरा के तत्वावधान में ये जो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, बहुत ही शानदार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं सतीश जी शर्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के मात्र 2 ही पंक्तियों में बात करूँगा कि एक हिंदी हिंदुस्तान बनी, कविता का शीर्षक है हिंदी हिंदुस्तान बनी। हिंदी के पावन अवसर, हिंदी के पावन अवसर पर बोले एक सज्जन मुस्कुराकर, हिंदी के पावन अवसर पर बोले एक सज्जन मुस्कुराकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे भारत के सिटीजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे भारत के सिटीजन, गौर कीजिए इस लेक्चर पर, हो डेवलप हिंदी आंगन। हिंदी के पावन अवसर पर बोले एक सज्जन मुस्कुराकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे भारत के सिटीजन, गौर कीजिए इस लेक्चर पर, हो हिंदी डेवलप आंगन। सुनकर उनका लेक्चर अटपट, सुनकर उनका लेक्चर अटपट, होने लगी मुझको उकताहट, याद आ गई बात पुरानी, आई एक हंसी अनजानी। ऑफिस में लेटर था आया, ऑफिस में लेटर था आया, मेरा माथा भी चकराया, लिखा था ऑफिशियल वर्क मस्ट बी इन हिंदी, लिखा था ऑफिशियल वर्क मस्ट बी इन हिंदी, पढ़कर काफी मेरी पिंडी, जो हिंदी पढ़ना ना जाने वो हिंदी की बात बकाने। संदेश यही होगा, हिंदी सब जन की भाषा हो, भारत की पूरी आशा हो, जब हिंदी फूले पनपेगी, भारत की खुशबू महकेगी, तब हिंदी की शान बढ़ेगी, हिंदी हिंदुस्तान बढ़ेगी। आमीन जी मंच पर आए और मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान स्वागत जी से, श्रीमान दिलूराम जी से कि वो इन्हें पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित करें। श्रीमान आमीन जी। पवन जी ने कहा है, पवन जी आपसे आग्रह है, आप इस परिषद के रमेश जी शर्मा आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आए। रमेश जी शर्मा, अशोक जी शर्मा, श्रीमान राकेश जी बिरवाल, डॉक्टर राकेश जी बिरवाल, तालियां इस पुरस्कार को सार्थक करें। हरि सिंह जी बिश्नोई प्रधानाचार्य बसवाड़ा, आपसे भी आग्रह है कि आप आए। श्रीमान रतन जी बोल्याण, श्रीमान दाऊद खान, युवा कवि के रूप में आज हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी प्रस्तुति, श्रीमान दाऊद खान जी।
श्रीमान राम प्रताप जी व्याख्याता कोटसरा, श्रीमान इनायत जी वरिष्ठ अध्यापक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीपड़ी। आप जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, इस कार्यक्रम में रंग जमाया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी, तो वास्तव में इस हमारे कार्यक्रम की नींव होते हैं, कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं, इनका जिस प्रकार से उच्चारण होता है। श्रीमान बरिया सिंह जी, सुरेंद्र जी बेनीवाल, जो कि संयोजक हैं इस साहित्य परिषद के। पवन जी साहित्यकार, इन्हें भी काफी काव्य पाठ करना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए जोरदार तालियां सर, बहुत इंप्रेस हुआ सर आपसे आज। श्रीमान सतीश कुमार जी, सतीश जी और साहित्य परिषद के अध्यक्ष पवन प्रकाश जी, जो साथी चले गए हैं उसका प्रस्तुत करने के बाद मैंने बताया इसलिए वो आप उसका मुझे श्री पवन प्रकाश जी साहित्य परिषद के अध्यक्ष। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी साहित्य परिषद ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या कवि गोष्ठी कवि सम्मेलन करे तो आप अधिकाधिक संख्या में पधारें, इस काव्य गोष्ठियों का आनंद अवश्य लें। हम ये प्रयास करेंगे कि हम इसके स्तर को और अधिक सुधारें और निरंतर उत्तरोत्तर विकास की तरफ लेकर जाएं। अनेक साहित्यकारों को हम चाहते हैं कि यहाँ इस मंच पर मौका मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं यहाँ पंचायत समिति में और यहाँ आज हिंदी दिवस पे कवि सम्मेलन काव्य गोष्ठी हुई साहित्य परिषद विभाग के द्वारा। यहाँ बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत।